हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रिकल आचार्य में स्वागत है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंडक्टर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक इंडक्टर की अगर हम बात करें तो इंडक्टर होता क्या है? तो इंडक्टर सिंपली एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। कैसे? चलिए समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिकल करंट पास किया जाए तो हमें दो तरह के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो इफेक्ट है वो है हीटिंग इफेक्ट, यानी जब भी किसी तार में से इलेक्ट्रिकल करंट पास किया जाता है तो वो तार गर्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनमें थोड़ी बहुत हीट जनरेट हो रही होती है। क्यों? बिकॉज फ्लो ऑफ करंट की वजह से। दूसरा जो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो है मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी भी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। ये दोनों इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं फ्लो ऑफ करंट की वजह से। दोस्तों अगर हम किसी कंडक्टर का इस्तेमाल करके कॉइल बना दें तो क्या होता है? बेसिकली आप कंडक्टर को इस तरह से मल्टीपल टर्न्स देके जब कॉइल फॉर्म करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस कॉइल इज वेरी स्ट्रांग, यानी जब हम किसी कॉइल में से इलेक्ट्रिकल करंट पास कराते हैं तो इस कॉइल की शेप की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है कॉइल के अंदर वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। ठीक है दोस्तों, इसी कॉइल को हम लोग इंडक्टर का नाम देते हैं, जिसे हम लोग चोक या फिर रिएक्टर के नाम से जानते हैं। सिंपली इंडक्टर एक कॉइल ही होती है, राइट? और इस कॉइल में क्या होता है, जब हम इस कॉइल में से इलेक्ट्रिकल करंट को पास कराते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होने का मतलब क्या है कि जब आप इसके अक्रॉस एक सोर्स कनेक्ट कर देंगे तो इसमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास होगा और उस इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जब तक इसमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास होता रहेगा तब तक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता रहेगा, यानी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, एक कॉइल फॉर्म करने के लिए ये जो टर्न्स हमने लगाए हैं ये टर्न्स एक दूसरे से इंसुलेटर की मदद से सेपरेट करे होते हैं, यानी ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाई जाती है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारा कॉइल फॉर्म हो सके। आपने कई बार देखा होगा कि पंखे या फिर मोटर की वाइंडिंग इंटरनली शॉर्ट हो जाती है और जिसकी वजह से पंखा काम नहीं करता है। तो एक कंडक्टर को कॉइल के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमें जितने भी टर्न्स हैं इन टर्न्स को आपस में सेपरेट करना होगा, ये आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। इसीलिए इस कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाई जाती है ताकि जो हमारी कॉइल है वो फॉर्म हो सके और उससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन सके। ऑलराइट, इंडक्टर की डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इंडक्टर, जैसा हमने डिस्कस किया कि एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, पर यहाँ पे हमने एक और टर्म लिखा है वो है पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मतलब क्या है? आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स। वो सभी कंपोनेंट्स जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं एक्टिव कंपोनेंट की कैटेगरी में आते हैं, जैसे बीजेटी, एम्पलीफायर और इस तरह के सभी डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। जबकि पैसिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल क्या है? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सभी पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। और टू टर्मिनल कंपोनेंट क्यों कह रहे हैं? तो बेसिकली आप देखिए इस कॉइल के दो टर्मिनल है, इसलिए टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हुआ। तो इंडक्टर एक ऐसा पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट पास किया जाता है। अगर इंडक्टर के सिंबल की बात करें तो इंडक्टर का जो सिंबल होता है वो कॉइल की तरह होता है, बिकॉज आप देखिए कि इंडक्टर इज सिंपली अ कॉइल, तो इसीलिए इंडक्टर को हम लोग कॉइल के फॉर्म में भी दिखाते हैं। दोस्तों एक इंडक्टर की जो टाइप है या उसकी क्वालिटी है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला टाइप ऑफ कंडक्टर, यानी हमने ये जो कॉइल है इस कॉइल को फॉर्म करने के लिए किस तरह के कंडक्टर का इस्तेमाल किया है। और दूसरा है कोर मटेरियल। कोर क्या होता है? जिस मटेरियल के ऊपर हम लोग कॉइल को लपेटते हैं उसे कोर कहते हैं। तो कोर का जो मटेरियल है और कंडक्टर का जो मटेरियल है, इन दोनों के हिसाब से ही हमारा टाइप ऑफ इंडक्टर डिफाइन किया जाता है और अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग तरह के कंडक्टर मटेरियल और कोर मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडक्टर की जो स्ट्रेंथ है वो इन दोनों पे डिपेंड करेगी। इंडक्टर की स्ट्रेंथ उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करती है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। एक इंडक्टर का एक और जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि एक इंडक्टर करंट के चेंज को रेजिस्ट करता है। यानी मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने इस तरह से एक इंडक्टर और एक वेरिएबल रजिस्टर लगाया है, राइट? और जब यहाँ पे आप इस सर्किट को अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, राइट, तो
ऐसा करने से सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट पास होगा, राइट। अब अगर हम लोग इस रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करें तो सडनली ये करंट की जो वैल्यू है ये भी चेंज होगी। तो इस सडन चेंज ऑफ करंट को इंडक्टर अपोज करेगा। सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करने का मतलब क्या है कि अगर सर्किट में करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर मान लीजिए कि सडनली आपका जो रेजिस्टर है उसकी वैल्यू डाउन हो गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई, तो इसकी वजह से करंट बढ़ने की कोशिश करेगा। तो सडनली इस चेंज इन करंट को, यानी ये जो करंट एकदम से बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इस चेंज इन करंट को अपोज करेगा ये इंडक्टर, यानी इंडक्टर करंट को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। और अगर मान लीजिए कि एकदम से आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को बहुत बढ़ा दिया तो करंट सडनली डाउन होने की कोशिश करेगा, तो अगेन इंडक्टर इस चीज को भी अपोज करेगा। तो एक इंडक्टर की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इंडक्टर करंट के चेंज को अपोज करता है लेंजिस लॉ की मदद से। तो लेंजिस लॉ होता क्या है इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम समझते हैं कि लेंजिस लॉ क्या होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। दोस्तों हमें पता है कि अगर किसी भी कंडक्टर को एक वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कोई भी तार है या कोई भी कॉइल है जिसे हम एक वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस कॉइल के अक्रॉस, उस कंडक्टर के अक्रॉस हमें क्या मिल जाता है, उस कंडक्टर के अक्रॉस हमें ईएमएफ यानी एक वोल्टेज मिलेगा। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से एक मैग्नेट है, तो ये मैंने एक मैग्नेट बनाया और आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट पे दो पोल्स होंगे, नॉर्थ और साउथ, राइट। तो इस तरह से मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट के पास में अगर आप क्या करें, एक कॉइल को रख दें, कॉइल को रख सकते हैं या फिर कंडक्टर भी सिंपल रख सकते हैं, कोई भी चीज़ रखें। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक कॉइल रख दी है इस तरह से, ठीक है। अब इस सिचुएशन को देखिए जहाँ पे कॉइल भी स्टेशनरी है, आपका ये जो मैग्नेट है ये भी स्टेशनरी है। ऑब्वियसली ये परमानेंट मैग्नेट है, तो परमानेंट मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, पर इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, यानी इस मैग्नेट से निकलने वाला जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। इसी वजह से कॉइल के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज डेवलप नहीं हो रही है। पर जैसे ही आप इस मैग्नेट को फॉरवर्ड या रिवर्स यानी आगे या पीछे मूव करेंगे, ऐसा करने की वजह से इस कॉइल में एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि किसी भी कंडक्टर को अगर एक वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जैसे ही आपने इस मैग्नेट को आगे पीछे किया था तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन थी इनकी वैल्यू कम या ज़्यादा होगी और इसी वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल के अक्रॉस एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे मुझे कॉइल के अक्रॉस एक वोल्टेज मिलेगा। चलिए अब हम लोग लेंजिस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास ये एक कॉइल है और इस कॉइल को आपने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। तो जैसे ही कॉइल को आप एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस कॉइल में से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और जब भी किसी एक कॉइल में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। ऑलराइट, अब ध्यान दीजिएगा, इस कॉइल को फॉर्म करने के लिए हमने क्या करा है, मल्टीपल टर्न्स बनाए हैं। किसकी मदद से, कंडक्टर की मदद से ही बनाए हैं, है ना। कंडक्टर को ही हमने यहाँ पे कॉइल का शेप दिया हुआ है। तो ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर अपने ही मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। इसके आसपास देखेंगे ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है। तो ये जो कंडक्टर है खुद के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। पर इस सिचुएशन में इस कंडक्टर में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्यों ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा? बिकॉज ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए जो कंडक्टर है वो कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होना चाहिए। पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो जो हमारा करंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। और करंट अगर कांस्टेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा और ईएमएफ बनने के लिए मैग्नेटिक फील्ड वेराइंग होना बहुत जरूरी है। पर क्या हो अगर सडनली करंट की वैल्यू चेंज हो जाए? तो अगर एकदम से करंट की वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी होगा और मैग्नेटिक फील्ड वेरी होने की वजह से इस सिचुएशन में आपके जो कॉइल है, इस कॉइल में क्या बनेगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसी ईएमएफ को यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा उसी वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ बोलते हैं। आपने मशीन्स में पढ़ा भी होगा, बैक ईएमएफ एक टर्म आता है। बैक ईएमएफ बनता है किसकी वजह से? लेंजिस लॉ की वजह से बनता है, राइट। तो बेसिकली ये जो बैक ईएमएफ है ये अपने ही सोर्स को अपोज करने के लिए बना है ना। मतलब सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा था उस करंट के चेंज की वजह से क्या होगा, इस कंडक्टर में एक वोल्टेज बनेगा और इस वोल्टेज की जो पोलैरिटी होगी वो सोर्स की पोलैरिटी के करंट को अपोज करेगी। तो इतना डिटेल में अभी नहीं समझना है, अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि लेंजिस लॉ की वजह से हमारे ये जो कंडक्टर है उस कंडक्टर में बैक ईएमएफ जनरेट होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम एक इंडक्टर की कैपेसिटी की बात करें, इंडक्टर की खुद की वैल्यू की बात करें, तो एक इंडक्टर की जो वैल्यू है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, इसको समझ
समझते हैं। इंडक्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो क्या है, म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली इस फार्मूले से क्वेश्चन आते हैं, तो ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए। किसी भी कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसको समझते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये जो कोर है, जिस मटेरियल के ऊपर आपने इंडक्टर के कॉइल को लपेटा है, तो ये जो कोर है ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को कितनी आसानी से पास करने देता है। अगर आपके मटेरियल की परमिएबिलिटी ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा कि ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को इजीली पास होने देता है। जिस मटेरियल की परमिएबिलिटी कम होती है उसका मतलब ये होता है कि उस मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इजीली पास नहीं कर सकती, राइट। तो अगर हमें एक अच्छा इंडक्टर बनाना है तो ये जो कोर है, इस कोर की परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए। दूसरा जो इंडक्टेंस होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होता है। यानी अगर हम एक कॉइल से इंडक्टर बना रहे हैं तो जितनी ज्यादा टर्न्स होंगे उसके स्क्वायर में हमारा जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा इंडक्टेंस। थर्ड है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल, यानी कॉइल का एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारा इंडक्टेंस होगा। तो ये जो तीन चीजें थी, इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा इंडक्टेंस, यानी इन तीनों के बढ़ने से इंडक्टेंस बढ़ता है, इन तीनों के कम होने पे इंडक्टेंस घटेगा। जबकि अगर आपके कॉइल की जो लेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टेंस। यानी अगर हम लोग ये जो कॉइल हमने यहाँ पे वाउंड करी है, इस कॉइल की जो लेंथ है, इस लेंथ को अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारा जो इंडक्टेंस होगा वो घट जाएगा। जबकि अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडक्टर बनाना है तो हम क्या करते हैं, इस कॉइल की लेंथ को छोटा रखते हैं और ओवरलैपिंग ऑफ कॉइल कर देते हैं, जिसकी मदद से हमें एक हाई इंडक्टेंस वैल्यू वाला इंडक्टर मिलता है। दोस्तों इंडक्टर को नापने के लिए हम लोग जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उसे हेनरी कहा जाता है, जिसे कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इंडक्टर के बारे में, इसे याद करना है। L इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल, राइट। ओके, इंडक्टर के अगर एप्लीकेशंस को समझ लेते हैं, यानी यूजेस ऑफ इंडक्टर्स को देख लेते हैं। दोस्तों इंडक्टर्स कई सारी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि फिल्टर्स है, कई सारे सेंसर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसफार्मर, मोटर और एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में। तो चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों एक फिल्टर सर्किट में इंडक्टर का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करने के लिए या फिर उन्हें फिल्टर करने के लिए करते हैं। इंडक्टर्स को हम लोग जनरली रेजिस्टर और कैपेसिटर्स के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग सिग्नल की प्रोसेसिंग कर पाते हैं। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो एक इंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड्स को सेंस करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को सेंस करने के लिए, डिस्टेंसेस को सेंस करने के लिए कई सारे एप्लीकेशंस में इंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में छोटे ट्रांसफॉर्मर्स बनाने के लिए हम लोग इंडक्टर कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। मोटर की बात करें तो मोटर में भी आप देखेंगे तो मोटर में भी सिंपल एक वाइंडिंग ही तो है, तो मोटर्स को भी हम लोग इंडक्टर की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज मोटर के अंदर भी हमने कॉइल लगाए हुए हैं और कॉइल क्या होते हैं, सिंपल इंडक्टर ही होते हैं। तो मोटर भी एक तरह का इंडक्टर ही होता है। एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरह इंडक्टर को इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि इंडक्टर एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, पर इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि ये जो एनर्जी स्टोरेज होगा ये काफी छोटे टाइम के लिए होगा, यानी जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करने के लिए भी हम लोग इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्टर्स की बात करें, यानी इंडक्टर कितने टाइप्स के हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम लोग इंडक्टर्स की कैटेगरी की बात करें, यानी इंडक्टर्स के टाइप्स की बात करें, तो बेसिकली हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी होगी वो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कोर होगी, यानी इंडक्टर को बनाने के लिए जिस कोर का इस्तेमाल किया गया है वो किस तरह का है, उसका नेचर कैसा है, क्या मटेरियल है, इसके बेसिस पे हम लोग एक कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है बेस्ड ऑन द शेप, यानी जिस शेप का जो आपका इंडक्टर है, जिसके ऊपर कॉइल को वाउंड किया गया है, उस शेप के अकॉर्डिंग भी हम लोग इंडक्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। और लास्ट में जो है इंडक्टर की वैल्यू पे, यानी जो इंडक्टर है वो फिक्स टाइप है या वेरिएबल टाइप है, इन 3 कैटेगरीज में हम लोग इंडक्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। दोस्तों टाइप ऑफ कोर मटेरियल की बात करें तो एक इंडक्टर के कोर मटेरियल पे ये डिपेंड करता है कि वो जो इंडक्टर है वो अपने अंदर कितनी मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो हम लोग जिस भी तरह का मैग्नेटिक मटेरियल लेंगे, या फिर अगर हम लोग एयर कोर इंडक्टर की बात कर रहे हैं, जो हमारा कोर होगा वो एयर का होगा, है ना, तो इस पे डिपेंड करेगा कि जो इंडक्टर की एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है।
इंडक्टर की जो दूसरी वैल्यू है वो उसकी शेप पे भी डिपेंड करती है, यानी इंडक्टर सर्कुलर शेप के हो सकते हैं, राउंड शेप के हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के हो सकते हैं। तो कई सारे अलग अलग शेप्स में इंडक्टर्स अवेलेबल होते हैं और इसी के बेसिस पे उनके एप्लीकेशन और यूसेज भी डिफाइन किए जाते हैं। सर्किट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग लास्ट टाइप यानी फिक्स और वेरिएबल टाइप ऑफ इंडक्टर्स का भी इस्तेमाल अलग अलग एप्लीकेशंस में करते हैं। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कि कोर के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर हम लोग इंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन करें तो कौन कौन से इंडक्टर्स जनरली देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन टाइप ऑफ इंडक्टर है एयर कोर इंडक्टर। एयर कोर इंडक्टर्स में जो कोर मटेरियल होता है वो क्या होती है, एयर होती है, यानी इसमें हम लोग कोर के लिए किसी स्पेसिफिक मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिंपल हमारा जो कॉइल है वो कॉइल ही इसमें प्रेजेंट रहता है। इस तरह के इंडक्टर्स का इस्तेमाल RF ट्यूनिंग कॉइल के कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। फिल्टर सर्किट में इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्नबर सर्किट में इसको इस्तेमाल करते हैं। और लोअर पीक इंडक्टेंस यानी ऐसे इंडक्टर्स जिसमें पीक वैल्यू काफी स्मॉल होती है, बिकॉज इसमें जो एयर है, एयर में बहुत ज्यादा हाई मैग्नेटिक एनर्जी फ्लो नहीं करती है, इसलिए ऐसे इंडक्टेंसेस जिसमें हमें जो इंडक्टेंस की पीक वैल्यू है वो लोअर चाहिए, ऐसे एप्लीकेशंस में हम लोग एयर कोर इंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें हम लोग टीवी और रेडियो रिसीवर्स जैसी हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडक्टर इज सिरामिक कोर इंडक्टर। इस तरह के इंडक्टर को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले कोर को फॉर्म करते हैं। कोर को बनाने के लिए हम लोग एक नॉन मैग्नेटिक सिरामिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और इसी के ऊपर हम लोग कॉइल को वाउंड अप करते हैं। सिरामिक कोर इंडक्टर्स का इस्तेमाल जनरली लो इंडक्टेंस वैल्यू वाले इंडक्टर्स को बनाने के लिए किया जाता है। इस तरह के इंडक्टर्स में लो कोर लॉसेस होते हैं। लो कोर लॉसेस क्यों होते हैं? बिकॉज ये जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी होता है, तो इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिकल करंट बहुत ज़्यादा पास नहीं होगा। कोई भी लॉसेस जो हमारे एडी करंट लॉसेस है और इस तरह के जो मैग्नेटिक लॉसेस होते हैं वो इस तरह के मटेरियल में काफ़ी कम होते हैं। इस तरह के जो कॉइल्स होते हैं इनका क्वालिटी फैक्टर है वो काफ़ी हाई होता है। क्वालिटी फैक्टर से हमें जो हमारा इंडक्टर है उसके कॉइल की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। तो ये हमारा सिंपली क्यू फैक्टर क्या होता है, 2πfl/r, राइट। तो इस तरह के कॉइल्स का जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो काफी हाई रहता है। थर्ड टाइप ऑफ इंडक्टर इज फेराइट कोर इंडक्टर। फेराइट कोर इंडक्टर में जो कोर मटेरियल होता है वो कोर किसका बनाया जाता है, वो फेराइट का बनाया जाता है, राइट। और इसी फेराइट कोर के ऊपर हम लोग इंडक्टर के वाइंडिंग को लपेट देते हैं। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इसे हम हाई फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। स्विचिंग सर्किट्स और पाइप फिल्टर्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडक्टर इज आयरन कोर इंडक्टर। आयरन कोर इंडक्टर्स में जो कोर होता है वो आयरन से बनाया जाता है और इसी के अराउंड यानी इसी कोर के अंदर आप देखेंगे तो इसका जो आयरन स्ट्रक्चर है वो बाहर की तरफ है और इसके जो अंदर वाले पार्ट में हम लोग कॉइल को लपेटते हैं। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो पावर सप्लाईज में, ऑडियो इक्विपमेंट्स में, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स में, इन्वर्टर सिस्टम्स में, पावर कंडीशनिंग और कई सारे एप्लीकेशंस में, अपने मोबाइल के चार्जर्स में भी इस तरह के इंडक्टर्स देखे होंगे। फिफ्थ टाइप ऑफ इंडक्टर की अगर हम बात करें तो ये लैमिनेटेड स्टील कोर इंडक्टर्स है। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स जिनको हम लोग बोलते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड स्टील कोर इंडक्टर्स, राइट। तो ट्रांसफॉर्मर कह लीजिए या लैमिनेटेड स्टील कोर इंडक्टर कह लीजिए, एक ही बात होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका जो कोर मटेरियल है वो पतली लैमिनेशंस, स्टील की पतली लैमिनेशन से बनाया जाता है और इन लैमिनेशंस को हम लोग आपस में स्टैक कर देते हैं। इन लैमिनेशंस के बीच में इंसुलेशन भी लगाया जाता है ताकि ये जो पतली लैमिनेशन है स्टील्स की एक दूसरे से सेपरेट रहे और हमारे जो एडी करंट लॉसेस है वो कम से कम रहे। तो बेसिकली इस तरह के जो इंडक्टर्स है वो ट्रांसफॉर्मर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडक्टर इज पाउडर्ड आयरन कोर इंडक्टर। इस तरह के इंडक्टर्स में जो हम लोग कोर मटेरियल है, कोर हम एक मैग्नेटिक मटेरियल की मदद से बनाते हैं और ये जो कोर होता है इस कोर में एयर गैप्स भी होते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस तरह के कंस्ट्रक्शन में जो हमारा कोर है, जो हमारा इंडक्टर है, उस इंडक्टर में हम लार्ज अमाउंट में मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। इस तरह के इंडक्टर को जनरली लो फ्रीक्वेंसी डीसी आउटपुट डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। पल्स एंड फ्लाईबैक ट्रांसफॉर्मर्स में भी इस तरह के इंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह के इंडक्टर्स को हम लोग लार्ज एसी लाइन करंट्स को विथस्टैंड करने के लिए भी बनाते हैं। तो इस तरह के इंडक्टर्स का इस्तेमाल जनरली पावर सिस्टम में रिलीजेस के साथ भी, प्रोटेक्शन यूनिट्स के साथ भी किया जाता है। तो उनमें जब बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट आता है तो हमारे जो रिलीजेस हैं वो डैमेज ना हो जाए और हमें जो हाई वैल्यू ऑफ करंट को भी मेजर करना होता है। तो इस तरह के जो इंडक्टर्स है पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन यूनिट्स के साथ भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम लोग इंडक्टर के कोर डिजाइन के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशंस करें, यानी कोर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, तो इसके बेसिस पे भी हम लोग इंडक्टर्स को कई सारे टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बॉबिन बेस। तो ये जो इंडक्टर्स होते हैं ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और इस सिलेंड्रिकल शेप्ड इंडक्टर के
अंदर ही हम लोग कॉइल को माउंट करते हैं। इस तरह के इंडक्टर को SMPS में, इनपुट आउटपुट फिल्टर्स में और पाई फिल्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टाइप इज टोरॉइडल कोर इंडक्टर। टोरॉइडल कोर इंडक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो इनर कंस्ट्रक्शन है, वो इनर कंस्ट्रक्शन यानी जो कोर है वो डोनट शेप का होता है और वो एक फेराइट मटेरियल से बनाया जाता है। इसी वजह से इस तरह के जो इंडक्टर्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो फेराइट कोर इंडक्टर से सिमिलर ही होती है। इस तरह के इंडक्टर्स को हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट्स, SMPS, स्विचिंग रेगुलेटर्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस और ब्लास्ट और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स जैसे एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं। मल्टी लेयर चिप इंडक्टर्स को बनाने के लिए हम लोग फेराइट मटेरियल के पतले पतले थिन प्लेट्स का इस्तेमाल करके मल्टी लेयर चिप इंडक्टर्स फॉर्म करते हैं और ये कई सारे एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के इंडक्टर्स का जो साइज होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, इसीलिए इन्हें स्मॉल वेरिएबल एप्लीकेशंस जैसे आपने फिटनेस बैंड्स और इस तरह के जो भी स्मार्ट डिवाइसेस हम देखते हैं जो कि वेरिएबल डिवाइसेस हैं, उन सभी में इस तरह के इंडक्टर्स का इस्तेमाल काफ़ी हद तक किया जाता है। वायरलेस लैंड डिवाइसेस है, ब्लूटूथ है, मदरबोर्ड है, इस तरह के सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस में इस तरह के इंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज की अगर हम बात करें तो ये जो इंडक्टर है वो -55 डिग्री सेल्सियस से +125 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है। तो इसकी जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है वो भी बहुत वाइड है, इसी वजह से काफ़ी पॉपुलर है और कई सारे डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। थिन फिल्म इंडक्टर की बात करें तो थिन फिल्म इंडक्टर को बनाने के लिए हम लोग किसी भी तरह का मैग्नेटिक मटेरियल या फिर फेराइट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और इनके पतले पतले सबस्ट्रेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबस्ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग लेयर से हम लोग इसको बना रहे हैं, राइट। तो इन पतले सबस्ट्रेट्स के ऊपर हम लोग कॉपर के स्पाइरल शेप ट्रेस को फॉर्म करते हैं और जिसकी मदद से इंडक्टर बनाया जाता है। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइसेस, वायरलेस नेटवर्क क्रिएट करने वाले डिवाइसेस और पावर सप्लाई डिवाइसेस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज मोल्डेड इंडक्टर। तो जिस तरह से आपने स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स देखे होंगे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो होते हैं, उसी तरह से ये जो मोल्डेड इंडक्टर्स भी बनाए जाते हैं। इनके ऊपर हम लोग सिरामिक या फिर मोल्डेड प्लास्टिक की इंसुलेशन प्रोवाइड की जाती है और वाइंडिंग के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल बार शेप या एक्सेल शेप वाइंडिंग्स करते हैं। और अगर हम कोर मटेरियल की बात करें तो कोर का जो मटेरियल होता है वो इस तरह के इंडक्टर्स में फेराइट या फिर फेनोलिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के इंडक्टर्स की अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो बेसिकली इस तरह के जो इंडक्टर्स होते हैं वो सप्लाई मॉनिटरिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, अलग अलग तरह के PCB सर्किट्स में इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस और हमारे जो भी लाइट वेट मिनिएचर डिवाइसेस होते हैं उन सभी में हम लोग इस तरह के इंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडक्टर की बात करें तो दैट इज कपल्ड इंडक्टर। तो बेसिकली इस तरह के इंडक्टर्स में हमारी मल्टीपल वाइंडिंग होती है जो कि एक कॉमन कोर पे लगाई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारी जो कॉइल्स है इन कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल कपलिंग बढ़ सके, यानी हमारा जो टोटल इंडक्टेंस है उसे हम बढ़ा या घटा सके। इसमें ये जो वाइंडिंग्स है ये सीरीज पैरेलल कनेक्शन में हो सकती है या फिर एज अ ट्रांसफार्मर भी ये हम लोग यूज कर सकते हैं। इस तरह के जो इंडक्टर्स है इनका जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, राइट। तो जब हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। तो अभी के लिए सिंपली आप इतना समझ सकते हैं कि जो हमारे कपल्ड इंडक्टर होते हैं वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन है जैसे फ्लाईबैक कन्वर्टर्स है या फिर अलग अलग तरह के हमारे सप्लाई मॉनिटरिंग या सप्लाई कंट्रोलिंग डिवाइसेस है, उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडक्टर इज पावर इंडक्टर। इस तरह के इंडक्टर्स का जो डिजाइन है, इनके कोर का जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह से किया जाता है कि ये हाई करंट्स में भी सैचुरेट नहीं होते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी कॉइल से जब इलेक्ट्रिकल करंट पास किया जाता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये जो कोर है, कोर जिस भी मटेरियल का होता है, तो इस कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को पास कराने की एक कैपेबिलिटी होती है, यानी इसकी अपनी एक परमेबिलिटी है। पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये कोर जो होते हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं, बिकॉज कोर की भी अपनी एक कैपेसिटी है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से जा सकती है, राइट। तो अलग अलग मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, उनका जो मैग्नेटिक सैचुरेशन पॉइंट है वो अलग अलग होता है। तो पावर इंडक्टर्स को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग जो कोर का इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा होता है कि हाई करंट्स की वजह से जो भी हाई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस हाई मैग्नेटिक फील्ड को भी वो विस्टैंड कर सके। इनके एप्लीकेशंस की बात करें तो इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं वो वोल्टेज के कंट्रोलिंग में, मेजरमेंट में हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। चोक्स भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सबसे सिंपल टाइप ऑफ इंडक्टर है, पर इस तरह के जो इंडक्टर्स होते हैं इनको जनरली हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को ब्लॉक करने के लिए करते हैं। हम जानते हैं कि एक इंडक्टर जो इम्पीडेंस ऑफर करता है, यानी एक इंडक्टर
करंट को जो अपोजिशन ऑफर करता है वो कैसे हम निकालते हैं, XL इज इक्वल टू 2πfl। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा ये इम्पीडेंस यानी उतना ज़्यादा ये अपोजिशन ऑफर करेगा करंट को, राइट। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक्स का इस्तेमाल स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को, हायर ऑर्डर की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करने के लिए करा जाता है और डीसी या फिर लोअर ऑर्डर की फ्रीक्वेंसीज को ही ये अलाउ करेगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करने के काम आएगा और स्मॉल फ्रीक्वेंसीज या फिर सिर्फ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज को ये अलाउ करेगा। तो बेसिकली ये जो चोक है हमारा, इस चोक का हम लोग डिज़ाइन इस तरह से करेंगे, इसका जो इम्पीडेंस है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से किया जाएगा कि जो हमारी डिजायर्ड आउटपुट फ्रीक्वेंसी है सिर्फ ये उन्हीं को पास करेगा और हायर ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ये ब्लॉक करेगा। कलर रिंग इंडक्टर्स की बात करें तो कलर रिंग इंडक्टर्स को बनाने के लिए हम लोग कॉपर के बहुत पतले पतले वायर्स का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें हम लोग डंबल शेप फेराइट मटेरियल के ऊपर वाउंड कर देते हैं। इस तरह के इंडक्टर्स के दोनों एंड्स पे हम लोग लीड्स का इस्तेमाल कर देते हैं, तो ये देखने में एक डंबल की तरह दिखाई देता है और इसकी वैल्यू को दिखाने के लिए हम लोग अलग अलग तरह के कलर रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो इसको हम लोग लाइन फिल्टर, बूस्ट कन्वर्टर और फिल्टर्स को डिज़ाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर रेंज की बात करें तो हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज होती है इसकी -55 डिग्री से +105 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शील्डेड सरफेस माउंट इंडक्टर। इस तरह के इंडक्टर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल बॉबिन का इस्तेमाल करते हैं और इस सिलेंड्रिकल बॉबिन को हम लोग फेराइट की स्पेशल हाउसिंग से इनक्लोज कर देते हैं, यानी एक सिलेंड्रिकल बॉबिन के अराउंड हम लोग क्या करेंगे, फेराइट का हाउसिंग लगा देंगे, उसके चारों तरफ हम उसे फेराइट की हाउसिंग से कवर कर देंगे। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हाई करंट पावर सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम, डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। डेस्कटॉप है या फिर इस तरह के जो सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस हैं इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हाई ट्रांजिएंट करंट स्पाइक्स को हैंडल करने के लिए भी किया जाता है, बिकॉज ये हाई ट्रांजिएंट करंट्स पे भी सैचुरेट नहीं होते हैं और इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो शील्डेड कंस्ट्रक्शन होता है। इसीलिए इस शील्डेड कंस्ट्रक्शन की वजह से ये अल्ट्रा लो बजिंग नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। मतलब बेसिकली आपने देखा होगा कि जो मैग्नेटिक कॉइल्स होती हैं, इन मैग्नेटिक कॉइल्स के आसपास एक हमें बजिंग साउंड सुनाई देता है और इस तरह के जो इंडक्टर्स हैं उनका एडवांटेज क्या है, इसमें जो इंडक्टर का कोर मटेरियल है, बॉबिन जो है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक फेराइट की इंक्लोजिंग कर देते हैं। फेराइट, इसके चारों ओर हम लोग एक फेराइट का हाउसिंग बना देते हैं, तो इसकी वजह से इससे जो नॉइज निकलती है वो भी काफी कम निकलती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडक्टर इज वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग इंडक्टर्स की हम लोग बात करते हैं तो इस तरह के इंडक्टर्स या इस तरह के कॉइल्स का इस्तेमाल हम लोग वायरलेस चार्जर्स बनाने के लिए करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग मल्टी स्टैंडर्ड वायर्स का इस्तेमाल करके कॉइल को फॉर्म करते हैं और फिर हम लोग इस कॉइल को एक फेराइट मटेरियल के अंदर रख देते हैं। मल्टी स्टैंडर्ड वायर्स का इस्तेमाल करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसकी वजह से जो हमारा स्किन इफेक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है और जो वायरलेस चार्जिंग होती है बेसिकली वो हाई फ्रीक्वेंसी पे इस्तेमाल की जाती है, तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो इसी स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए, इसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग मल्टी स्टैंडर्ड वायर का इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो वायरलेस चार्जर्स बनाने के लिए हम लोग इस तरह के वायरलेस चार्जिंग कॉइल्स बनाते हैं और कम्युनिकेशन डिवाइसेस में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में भी इसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अभी तक जो भी हमने इंडक्टर्स पढ़े हैं वो सभी फिक्स टाइप ऑफ इंडक्टर्स थे, यानी इन इंडक्टर्स की जो वैल्यू है एक बार बन जाने के बाद फिक्स हो जाती है। जबकि ये नेक्स्ट जो है हमारा वो है शील्डेड वेरिएबल इंडक्टर, यानी इस इंडक्टर की वैल्यू को हम लोग वेरी कर सकते हैं। इस तरह के इंडक्टर को बनाने के लिए हम लोग जो वाइंडिंग है वो एक सिलेंड्रिकल बॉबिन के ऊपर उस वाइंडिंग को लपेटा जाता है। ये जो सिलेंड्रिकल बॉबिन होता है, इस सिलेंड्रिकल बॉबिन की जो कंस्ट्रक्शन होता है ये अंदर से हॉलो होता है, यानी ये अंदर से खाली होता है और इस बॉबिन का जो खाली स्पेस है उसका कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह से किया जाता है। मान लीजिए कि ये इस तरह से आपका हॉलो बॉबिन है, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग प्लेस करते हैं एक इस तरह का कोर मटेरियल, और ये जो कोर मटेरियल है ये ब्रास कोर हो सकता है या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हो सकता है। तो इस कोर को हम लोग, इस कोर की पोजीशन को हम लोग एडजस्ट करके इस इंडक्टर की वैल्यू को वेरी करते हैं। इस तरह के इंडक्टर का इस्तेमाल ऑटोमेटिक एप्लीकेशंस में किया जाता है और इस तरह के जो इंडक्टर्स हैं और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो भी काफ़ी हाई होती है। ऑलराइट, अब हम लोग इंडक्टर से जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लेते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडक्टर से डील करते वक्त हम इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। सबसे पहला जो टर्म है दैट इज इंडक्टेंस। तो बेसिकली किसी भी कॉइल या फिर किसी भी इंडक्टर की एनर्जी को स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी होती है, इस कैपेबिलिटी को ही इंडक्टेंस में मेजर किया जाता है। यानी अगर हम लोग इंडक्टेंस की बात करते हैं तो इंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडक्टर टू स्टोर एनर्जी।
राइट, और ये एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर की जाती है। दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किसकी मदद से बनता है, जब भी उस कॉइल से इलेक्ट्रिकल करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इंडक्टर इसी मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर कर सकता है। इसी एबिलिटी का जो मेजर है, इसी एबिलिटी को हम लोग इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। इंडक्टर को मेजर करने की जो यूनिट है वो हेनरी है। 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर बाय 1 एम्पेयर, यानी अगर किसी कॉइल से 1 एम्पेयर करंट पास करने पर अगर 1 वेबर का मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो कॉइल है उस कॉइल का इंडक्टेंस 1 हेनरी है। इसी 1 हेनरी को डिनोट करने का एक और तरीका है, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर किसी कॉइल में 1 एम्पेयर पर सेकंड के रेट से करंट चेंज होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt अगर हम बात करें वो 1 एम्पेयर पर सेकंड है, राइट। तो 1 एम्पेयर पर सेकंड करंट के फ्लो की वजह से अगर किसी कॉइल में 1 वोल्ट का वोल्टेज इंड्यूस होता है तो हम कह सकते हैं कि उस कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी है। और इसी चीज को हम लोग 1 जूल अपॉन एम्पेयर स्क्वायर के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। दोस्तों इंडक्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होता है, इस वोल्टेज को हम लोग L di/dt के फॉर्म में डिनोट करते हैं, यानी इस इंडक्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो L di/dt के फॉर्म में दिखाया जाता है। तो di/dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट की स्टेट से चेंज हो रहा है, L उसका इंडक्टेंस है। ओके दोस्तों, किसी भी सर्किट में जब हम इंडक्टेंस की बात करते हैं तो इस इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, यानी जब हम इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो इंडक्टेंस 2 तरीके का हो सकता है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है पहले इसे समझते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस सर्किट की वो प्रॉपर्टी है और जनरली ये इंडक्टर्स में ही देखी जाती है जिसमें करंट के चेंज की वजह से वोल्टेज में चेंज पाया जाता है। हम जानते हैं कि एक इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, वो होता है L di/dt, यानी अगर करंट का चेंज होगा एक इंडक्टर के अक्रॉस तो वोल्टेज में भी क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, राइट। और ऐसा होता क्यों है, बेसिकली हम जानते हैं कि जैसे ही किसी कॉइल से बहने वाला करंट की वैल्यू चेंज होती है तो उस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इफेक्ट होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से इंडक्टर में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसमें भी चेंज आएगा। ये हमने लेंज लॉ में पहले ही पढ़ लिया है। इसी इफेक्ट को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस के अगर फॉर्मूले की बात करें तो सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग L से डिनोट करते हैं, तो L इज इक्वल टू N∅/I। तो N∅/I में N क्या है हमारा, N इज नंबर ऑफ टर्न्स। तो बेसिकली अगर ये मेरा कॉइल है तो इस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होगा। दूसरा है फाई इज हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होने से हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है कॉइल का ऑब्वियसली ज्यादा होगा। और N∅/I यानी हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो I यहाँ पे क्या है, I इज द करंट इन एम्पेयर। तो करंट अगर ज्यादा होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस हमारे सर्किट का कम होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जब दूसरे कॉइल पे इफेक्ट डालता है तो इसी को हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉइल है और एक सेकंड कॉइल ये है, राइट। तो फर्स्ट कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे अगर सपोज कीजिए I करंट फ्लो कर रहा है तो ये कॉइल अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, राइट। अब देखेंगे कि जैसे ही अगर हमारे इस पहले कॉइल में करंट की वैल्यू वेरी होगी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी होने की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कॉइल से लिंक कर रहा है तो उसकी वैल्यू में भी वेरिएशन आएगा। और इसी वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड यानी इसी वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका ये जो सेकंड कॉइल है इसमें क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, यानी हमारे जो सेकंड कॉइल है इसमें भी वोल्टेज बनेगा। दोस्तों एक कॉइल में बहने वाले करंट की वजह से दूसरे कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ इसी को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। यानी एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जब दूसरे कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस कर दे तो इसे हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन के इस सिद्धांत का इस्तेमाल कई सारे डिवाइसेस में होता है, जैसे ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर और कई सारे तरह के अलग अलग डिवाइसेस। म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं और म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है μ0 N1 N2 A/L। यहाँ पे μ0 हमारा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, राइट।
म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर, या फिर जिस भी मटेरियल का कोर होगा उसका रिलेटिव परमेबिलिटी हमें यहाँ पे लेनी है। तो बेसिकली कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो वहां पे हमें रिलेटिव परमेबिलिटी दी गई होती है। N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द फर्स्ट कॉइल, और N2 क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। ए क्या है यहाँ पे, ए हमारा जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, आपके जो कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, और एल यहाँ पे क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द कॉइल इन मीटर्स। यहाँ पे जो कॉइल का लेंथ है और कॉइल का जो एरिया है ये दोनों मीटर्स में दिए गए होंगे, और बाकी सारा डेटा आपको किसी भी न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा। तो यहाँ पे हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस से क्या सीखा, जब किसी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड खुद से लिंक करे, सेल्फ से लिंक करे, तो हम इसे सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे, और जब किसी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे कॉइल से लिंक करे और उस दूसरे कॉइल में वोल्टेज जनरेट कराए तो उसे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे, राइट। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट जो टर्म आता है वो है इंडक्टिविटी। इंडक्टिविटी बेसिकली किसी भी कॉइल का कितना मैग्नेटिक इंडक्टेंस है, इसी कैपेसिटी को हम लोग इंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या मतलब होता है, द कांस्टेंट अपोजिशन टू द करंट फ्लो ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू द एसी करंट। यानी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में एसी करंट को प्रोवाइड किए जाने वाला कांस्टेंट अपोजिशन क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। आप सभी रजिस्टर के बारे में जानते हैं कि हमारा रजिस्टर है। अब देखिए इस रजिस्टर से अगर इलेक्ट्रिकल करंट पास हो, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो करंट के बढ़ने या घटने से चेंज नहीं होती है, ना ही इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी के कम ज्यादा होने से चेंज होती है। इसी तरह से एक इंडक्टर भी एसी करंट को एक कांस्टेंट अपोजिशन ऑफर कराता है। यानी जब एसी करंट किसी कॉइल से पास होता है तो ये कॉइल करंट को एक अपोजिशन ऑफर करती है, जिसे हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को मेजर हम कर सकते हैं एक्सेल के फॉर्म में, इसे हम लोग डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो है 2πfl, राइट। तो f क्या है यहाँ पे, f यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, l हमारा कॉइल का इंडक्टेंस है जिसे हम लोग हेनरी में नापते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस को मेजर करने की जो यूनिट है वो क्या है, वो ओम्स है। यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग हमेशा ओम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। एक इंडक्टर में स्टोर होने वाली एनर्जी की बात करते हैं। दोस्तों जब हम लोग एक आइडियल इंडक्टर या फिर एक आइडियल कैपेसिटर की बात करते हैं तो ये दोनों ही एलिमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आइडियल की बात कर रहा हूँ, राइट। प्रैक्टिकल इंडक्टर और प्रैक्टिकल कैपेसिटर्स में लॉसेस होते हैं, जबकि एक आइडियल इंडक्टर में कोई भी लॉसेस नहीं होते हैं। और अगर हम लोग एक इंडक्टर में स्टोर होने वाली मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की बात करें तो उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाफ Li² के रूप में डिनोट करते हैं। यहाँ पे L क्या है, L इज इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। जो भी आपका इंडक्टर है उसका क्या इंडक्टेंस है, IM यानी करंट की मैक्सिमम वैल्यू, इसका स्क्वायर। तो हमें याद रखना है कि एक इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो क्या होती है, हाफ Li² होती है। नेक्स्ट जो है वो है इंडक्टर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जिस तरह से हम लोग रेजिस्टर्स या कैपेसिटर्स को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, उसी तरह से हम लोग इंडक्टर्स को भी सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि अगर मैं एक रेजिस्टेंस R1 लूँ और इसके सीरीज में एक और रेजिस्टेंस R2 लगाऊं तो मेरा इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का होगा R1 जमा R2, है ना। और पैरेलल की अगर हम बात करें कि अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो मान लीजिए कि इस तरह से मेरे दो रेजिस्टर्स है R1 और R2, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा R1 R2, R1 जमा R2। सेम फॉर्मूला हम लोग किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इंडक्टर्स के लिए भी। यानी जब इंडक्टर्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा पूरे सर्किट का वो क्या होगा, वो इन सबका एल्जेब्रिक सम होगा। यानी L1 L2 L3 सबको इंडिविजुअली जोड़ दीजिए और जितने भी आपके इंडक्टर सीरीज में लगे हैं उन सभी का आप सम कर दीजिए तो आपको टोटल इंडक्टेंस सीरीज का मिल जाएगा। और अगर आपके इंडक्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है तो इस नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, वो सेम हम लोग जैसा हम रेजिस्टर्स के लिए कैलकुलेट करने के लिए करते थे, सेम फॉर्मूले से हम लोग इस पैरेलल इंडक्टेंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी अच्छी बनी है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारा करंट है जो कि 3 मिली एम्पेयर है, वो एक कॉइल जिसमें 50 टर्न्स है, तो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिए गए हैं वो 50 है, राइट। कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स हमें दिया गया है, तो फ्लक्स की वैल्यू हमें दी गई है 0.2 वेबर। और हमारा सर्किट का जो करंट है, करंट हमें दिया गया है 3 मिली एम्पेयर।
फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, यानी हमें कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। हमें एक कॉइल दिया गया है जिस कॉइल में 50 टर्न्स है, उस कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस कॉइल के अराउंड वो 0.2 वेबर है और इस कॉइल से 3 मिली एम्पेयर का करंट पास हो रहा है। तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि इस सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। आपने पहले ही सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ लिया है ना, तो यहाँ पे बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस L जो होता है वो किसके बराबर होता है, L होता है N phi बाई I, है ना। तो यहाँ पे देखिए N कितना है आपका 50, फ्लक्स कितना है हमारा 0.2 और करंट कितना है हमारा 3 मिली एम्पेयर, तो 3 मिली एम्पेयर, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये कैलकुलेट करके आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आई। ओके, सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, द इंडक्टेंस इज 100 मिली हेनरी व्हेन अ करंट ऑफ 0.2 एम्पेयर इज पास थ्रू इट। तो अभी हमने देखा कि एक इंडक्टर में स्टोर होने वाली एनर्जी को हम हाफ Li² से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हाफ इंटू, यहाँ पे देखिए इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 मिली हेनरी दी गई है, तो मिली हेनरी, और करंट की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.2 एम्पेयर दी गई है, इसका स्क्वायर। तो अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगेन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताइए कि इस सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ऑलराइट, थर्ड और फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक इंडक्टर है जिसकी वैल्यू है 2 हेनरी। तो हमें एक इंडक्टर की वैल्यू दी गई है 2 हेनरी और इस इंडक्टर को एक सर्किट में कनेक्ट किया गया है और सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। फाइंड आउट द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी इस सर्किट का हमें एक्सएल निकालना है, एक्सएल की वैल्यू हमें निकालनी है। एक्सएल की वैल्यू सिंपल सी होती है, एक्सएल की वैल्यू निकालने के लिए सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी है 50 और इंडक्टेंस है हमारा 2 हेनरी। तो यहाँ पे देखिए 50 इंटू 2, तो यहाँ पे आ गया 200 पाई, है ना। पाई की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो एक्सएल की एग्जैक्ट वैल्यू भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगेन आप एक्सएल की ये वैल्यू मुझे कमेंट करके बताइए कि एक्सएल की क्या वैल्यू यहाँ पे आई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडक्टर का ये जो आज का सेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हमने इंडक्टर से जुड़े हुई काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी। एक चीज़ जो लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इंडक्टर के हमने कई सारे टाइप्स देखे, ये जस्ट नॉलेज के लिए है, पेपर में इतना डीप में नहीं आने वाला है, जस्ट हमें पता होनी चाहिए। मेनली 3-4 टाइप्स ही हैं जो जनरली एप्लीकेशन में हमारे आएंगे या फिर हम जिन्हें प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, बट फॉर नॉलेज ये हम सारी चीजें देख सकते हैं। इंडक्टर से जुड़े जो भी फॉर्मूले हमने 3 फॉर्मूले डिस्कस करे। कौन कौन से फॉर्मूले हमने इंडक्टर से जुड़े हुए डिस्कस करे? पहला हमने सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला डिस्कस किया, वो क्या था, N phi बाई I, है ना। यहाँ पे phi की मैक्सिमम वैल्यू हमें लेनी है। उसके बाद हमने जो सेकंड फॉर्मूला डिस्कस किया वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला डिस्कस किया, जिसमें हमने लिखा म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 A बाई L, राइट। और थर्ड फार्मूला हमने क्या डिस्कस किया? थर्ड फार्मूला हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस का डिस्कस किया, वो क्या था, 2 पाई FL। तो ये फार्मूले जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली इन फार्मूले से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ये फार्मूले याद रहेंगे तो आप बहुत आसानी से कई सारे न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है वो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।